अब मेरी बात को आप बड़े ध्यान से सुनें। मैं आपके सामने दो सेंटेंस बोलूंगा। उनको पढ़ने मात्र से आपको पता करना है कि जब ये सेंटेंस बोले गए होंगे तो बोलने वाले का मूड कैसा रहा होगा। हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पर बैठ जाओ, ये जगह आपके लिए है। और हमारा दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पर बैठ जा, ये जगह तेरे लिए है। देखिए, दोनों सेंटेंस को देखने मात्र से, पढ़ने मात्र से पता चल जाता है कि जब पहला सेंटेंस बोला गया होगा तो बोलने वाला अच्छे मूड में रहा होगा, और जब दूसरा सेंटेंस बोला गया होगा तो सामने वाला बड़े गुस्से में रहा होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपको पता चला कैसे? देखिए, इन सेंटेंस में कुछ ऐसी शब्दावली थी जिसने हमें इशारा कर दिया कि सेंटेंस का मूड कैसा है। जैसे दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है, यहाँ पर बैठ जा और तेरे लिए। बैठ जा और तेरे लिए, इन शब्दों ने हमें इशारा किया कि सामने वाला गुस्सा में था। चलो अब मैं अपनी बात पे आता हूं। अब मैं फिर से आपके सामने दो सेंटेंस बोलूंगा। रमन स्पीक्स इंग्लिश, मतलब रमन इंग्लिश बोलता है। इस वाले सेंटेंस का मतलब है कि रमन को इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, इसलिए रमन इंग्लिश बोलता है। या आप ऐसे समझो कि रमन का बार बार मन करता है इंग्लिश बोलने का। एक चीज और, इस सेंटेंस से साफ जाहिर है रमन की खुद की इच्छा है इंग्लिश बोलने की, इसलिए वो इंग्लिश बोलता है। अब मैं आपके सामने दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ। रमन हैज टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब है रमन को इंग्लिश बोलनी पड़ती है। इस सेंटेंस में रमन का खुद का मन नहीं है इंग्लिश बोलने का। रमन को इंग्लिश मजबूरी में बोलनी पड़ती है। रमन को इंग्लिश किसी के कहने पर बोलनी पड़ती है। रमन का मन ही नहीं है कि वो बार बार इंग्लिश बोले, उसे तो बस बोलनी पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है, सर आपको पता कैसे चला कि इस वाले सेंटेंस में रमन के साथ ये चीजें हैं? देखिए, जैसे पहले वाले सेंटेंस में जो हमने हिंदी के देखे थे उनकी शब्दावली ने हमें इशारा कर दिया था, ठीक इसी प्रकार इस वाले सेंटेंस में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्होंने हमें इशारा करा इस समझाने में कि रमन की खुद की इच्छा नहीं है, रमन मजबूरी में बोलता है और रमन का मन नहीं है कि वो बार बार बोलते। अब वो शब्दावली है क्या? वो शब्दावली है हैज टू। किसी भी सेंटेंस में अगर हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू इन फ्रेजेस का यूज करा जाता है तो ये साफ जाहिर होता है कि सामने वाले का मन नहीं है, वो मजबूरी में करता है काम। तो बस आज हम इन्हीं सब कुछ समझेंगे। वो सारे सेंटेंस जो हम मजबूरी में करते हैं, जो हम कंपल्जन में करते हैं, उनको बनाने का तरीका क्या रहेगा और उनको बनाते कैसे हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा बोलना है जिसमें आपको अपनी मजबूरी जाहिर करनी है, जिसमें आपको बताना है कि जो भी आप करते हो या आप जो बोल रहे हो वो आपकी खुद की इच्छा नहीं है, किसी और के कहने पर कर रहे हो, किसी के दबाव में आने पर कर रहे हो, आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, बस मजबूरी में वो काम हो रहा है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे बड़ा सिंपल रहता है। आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद लगाओगे हैव टू, हैज टू, और उसके बाद लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस वाले सेंटेंस की जो हिंदी निकलेगी वो निकलेगी ना पढ़ता है। नी पढ़ती है और नी पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है ना है, नी है, नी है। अभी इन सब को देखकर आपको चीजें नहीं समझ आएंगी। आगे चल के जब हम इनके एग्जाम्पल करेंगे तब चीजें आपको अच्छे से समझ आ सकेंगी। अभी आप केवल स्ट्रक्चर देखो। अगर आपको अपनी प्रेजेंट की मजबूरी जाहिर करनी है तो आप हैज टू, हैव टू का यूज करोगे। अगर आपको अपनी पास्ट की मजबूरी जाहिर करनी है तो आप हैड टू का यूज करोगे। और अगर आपको अपनी फ्यूचर की मजबूरी जाहिर करनी है तो आप शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज करोगे। अब हम सबसे पहले वो सेंटेंस देखते हैं जिससे हम अपनी प्रेजेंट की मजबूरी जाहिर करते हैं। जब आप अपनी प्रेजेंट की मजबूरी जाहिर करते हो तो कुछ साउंड इस प्रकार निकलता है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है और ने पढ़ते हैं।
पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाने होंगे तो सब्जेक्ट लगाना हैज टू, हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैज टू आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करोगे, जैसे ही, सी, इट, किसी का नेम। और हैव टू का यूज आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करोगे, जैसे यू, वी, दे और प्लूरल। अब देखिए, इसका जब नेगेटिव बनाना रहेगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बनाने के लिए आप हैज के बाद नॉट लगा दोगे और हैव के बाद नॉट लगा दोगे। जब आपको इनका नेगेटिव बनाना रहेगा तो आप डजंट और डोंट का यूज करोगे। एक बात का ध्यान रखें, जब आप इन सेंटेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाओगे तो आप हैज टू का उपयोग नहीं करोगे, केवल हैव टू का उपयोग करोगे। इसे आप नोट कर लें। तो आइए देखते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सेंटेंस रहेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इंटरोगेटिव बनाना रहेगा तो डू डज आगे आ जाएगा, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करा गया हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। तो सेंटेंस हमारा रहेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट। इन चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है राम को टीवी देखनी पड़ती है। देखिए, अब यहाँ पर राम हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम राम के साथ हैज टू का उपयोग करेंगे। पहले आप ये चीज को समझें, राम टीवी देखता है और राम को टीवी देखनी पड़ती है। दोनों सेंटेंस में धरती आसमान का अंतर है। जब हम बोलते हैं कि राम टीवी देखता है, इससे साफ जाहिर होता है कि राम का खुद का मन है, राम कोई मजबूरी में नहीं देखता है और राम का मन करता है बार बार देखने का, इसलिए वो देखता है। उसी स्थान पर अगर आप बोलते हो कि राम को टीवी देखनी पड़ती है, ये शब्द कुछ ऐसा है जो मजबूरी साफ साफ जाहिर कर देता है। तो सेंटेंस बनेगा हमारा राम हैज टू वॉच मूवी। मान लो इसका नेगेटिव बनाना हो कि राम को टीवी नहीं देखनी पड़ती है, तो सेंटेंस बनेगा हमारा राम डज नॉट हैव टू वॉच मूवी। राम के साथ हमने डज नॉट लगा दिया तो अब हम हैज टू का उपयोग नहीं करेंगे, हैव टू का उपयोग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। जैसे क्या राम को टीवी देखनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, राम सिंगुलर है इसलिए हम आगे डज को लेके आएंगे। हमारा सेंटेंस रहेगा डज राम हैव टू वॉच मूवी। यहीं पर अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होता तो हम बना देते कि विद हुम, मतलब किसके साथ राम को टीवी देखनी पड़ती है। तो सेंटेंस रहता हमारा विद हुम डज राम हैव टू वॉच मूवी। देखिए, अभी आपने सीखा कि हम अपनी प्रेजेंट की मजबूरी जाहिर कैसे करते हैं। आपने सीखा कि आप हैज टू और हैव टू की हेल्प से प्रेजेंट की मजबूरी जाहिर कर देते हो। जब बात आती है पास्ट की तो हम हैज टू और हैव टू की जगह हैड टू का यूज करने लगते हैं और इसकी हिंदी निकलती है ना पढ़ता था या नी पढ़ती थी। और कभी कभी आएगा ना था, नी थी, ने थे, या हो सकता है कि सेंटेंस हो पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। देखिए, इन चीजों की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेहतर समझता आता चला जाएगा। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने बोला कि ना पढ़ता था, ना पढ़ा या ना था। देखिए, सामने वाले की शब्दावली भले अलग अलग हो, जैसे राम को टीवी देखनी पड़ती थी, राम को टीवी देखना था, राम को टीवी देखना पड़ा। भले तीन सेंटेंस है, शब्दावली अलग अलग है, लेकिन अगर हैड टू का यूज हुआ है तो साफ साफ आप समझ जाना कि मजबूरी तो रही होगी। लोगों का तरीका अलग अलग बोलने का हो सकता है हिंदी का, बट इंग्लिश का नहीं होगा। इंग्लिश में तो सीधा सीधा आपको हैड टू का यूज करना ही पड़ेगा। चलिए, इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मुझे घर जाना पड़ता था, या फिर इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मुझे घर जाना था, या हो सकता है कि सेंटेंस को आप ऐसे बोलो कि मुझे घर जाना पड़ा। हिंदी में भले अलग अलग है, इंग्लिश में तो समान ही बनेगा, हमें तो बस मजबूरी पे फोकस करना है। सेंटेंस बनेगा आई हैड टू गो टू होम। देखिए, इसमें भी एक चीज समझने वाली है, सेंटेंस पॉजिटिव बनेंगे कोई समस्या नहीं आएगी, आपको हैड टू का यूज करना है।
लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव बनोगे तो आप डिड नॉट का यूज करोगे, लेकिन फिर हैड टू हैव टू में बदल जाएगा। इसे आप नोट कर लें। अच्छा ऐसा होता क्यों है? वैसे ये बात हर किसी को समझ नहीं आएगी, बट जो थोड़ा बहुत एडवांस जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ। किसी भी एक सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म का एक बार यूज कर सकते हैं, दो बार नहीं। अगर आपने डिड नॉट का यूज करा और हैड का यूज करा तो एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म हो जाएंगी, एक तो हैड और एक डिड। ऐसा होना संभव नहीं। इसीलिए अगर आप सेंटेंस में डिड का यूज करोगे तो आपको हैड टू को हैव टू में करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें डिड का यूज करते हैं, और जब डिड का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। छोटी सी बात है, जिसको समझ में आ गई हो ठीक हो, जिसे नहीं आई हो आप टेंशन ना लें। आप बस इतना समझें कि जब आप डिड नॉट का यूज करोगे तो आप हैड टू को हैव टू में बदल दोगे। आइए सेंटेंस बनाते हैं। मुझे घर नहीं जाना पड़ता था। आई डिड नॉट हैव टू गो टू होम। मान लो अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता, क्या तुम्हें घर जाना पड़ता था, तो सेंटेंस हमारा बनेगा डिड यू हैव टू गो टू होम। अभी तक आपने प्रेजेंट की मजबूरी जाहिर करना, पास्ट की मजबूरी जाहिर करना सीख लिया। ऐसा तो है नहीं कि भविष्य में मजबूरी ना रहे, होगी। जब प्रेजेंट में पास्ट में है तो भविष्य में भी होगी। प्रेजेंट की मजबूरी आप हैज टू हैव टू से जाहिर कर दोगे, पास्ट की मजबूरी आप हैड टू से कर दोगे। बात आती है फ्यूचर की। देखिए, फ्यूचर में आप विल हैव टू का यूज करोगे। इसमें एक चीज अच्छी है, ध्यान रखें कि सेल का यूज आप ना करें, क्योंकि हमारी मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज बहुत ही रेयर कंडीशन में करा जाता है, तो आप भी ना करें। दूसरी बात, जब बिल के बाद आप हैव टू लगाओगे तो हैव टू ही आएगा, हैज टू नहीं आएगा। तो आपके पास केवल एक ही वर्ड है फ्यूचर के लिए, विल हैव टू। एक बात का और ध्यान रखें, जो भी आपको करना है बिल को ही हेल्पिंग वर्ब मान के करना है। अगर नेगेटिव करोगे तो बिल के बाद ही नॉट आएगा, इंटरोगेटिव करोगे तो बिल ही केवल आगे जाएगा। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंस को देखते हैं जिनसे चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकें। आइए अब भविष्य की मजबूरी को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। लास्ट में गागे लगा हुआ है, मतलब मजबूरी है भविष्य की। इसकी हिंदी कुछ निकलती है, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी और ने पड़ेंगे। सेंटेंस बनेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैंने कहा मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ेगी तो सेंटेंस बनेगा, आई विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना होगा तो विल आगे आ जाएगा, विल आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। देखिए, जाते जाते आप एक चीज को समझ लें। स्टार्टिंग में आपको सेंटेंस पहचानने में बहुत समस्या आएगी कि किस सेंटेंस में मजबूरी है और हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में मजबूरी है। देखिए, ज्यादातर ऐसा होगा कि जो भी सेंटेंस बोलना है वो आपको ही बोलना है, आपको किसी की बोले गए सेंटेंस का ट्रांसलेट नहीं करना है। तो आप इस बात की टेंशन ना लें कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस सेंटेंस में मजबूरी है। एक्चुअली जो भी आप सेंटेंस बोलने वाले हो आप वो खुद से बोलने वाले हो, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि किस सेंटेंस में आपकी मजबूरी है और किस सेंटेंस में आपकी मजबूरी नहीं है। तो जब आपकी कभी मजबूरी जाहिर करनी हो तो आप हैव टू का यूज कर देना। अब बात आती है, सर हमें सामने वाले का कैसे समझ आएगा कि उसने जो सेंटेंस बोला वो मजबूरी में बोला। देखिए, अगर उसने हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज करा है तो आप ये मान ही लें कि सामने वाले ने मजबूरी में बोला। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्द ही कुछ नए के साथ, तब तक के लिए।